वेलकम दोस्तों, इलेक्ट्रो क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड एक नई वीडियो। इसमें एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड आप क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाले एग्जाम्स के लिए हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पलीफायर इज कंसिडर्ड एज अ लीनियर एम्पलीफायर। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एंड थर्ड एंड द लास्ट ऑप्शन इज इधर ए और अ बी। तो क्या राइट आंसर इज इधर ए और अ बी, क्योंकि क्लास ए और क्लास बी एम्पलीफायर को हम लीनियर एम्पलीफायर की तरह कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द वोल्टेज गेन ऑफ कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन इज। जो हमारा कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन होता है उसका वोल्टेज गेन कितना होता है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ यूनिटी, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ जीरो, थर्ड ऑप्शन दिया वेरी हाई, लास्ट ऑप्शन मॉडरेट। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, द वोल्टेज गेन ऑफ कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन इज यूनिटी। देयर इज अ थ्री टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ transistor: common base, common collector and common emitter. Common emitter, there are three types of configuration of a transistor. Now move on the third question, which is mentioned, a two transistor class B power amplifier is commonly called push pull amplifier, dual amplifier, symmetrical amplifier and a differential amplifier. So here a push pull amplifier is a type of amplifier where we use the two transistor class B power amplifier. So here the right answer is option A, push pull amplifier. Now move on a next question. If a transistor is operated in such a way that output current flow for a 160 degree of an input signal, then it is in, वो किस क्लास में ऑपरेशन किया जाएगा। यदि कोई भी ट्रांजिस्टर को हम ऑपरेट करते हैं इस तरीके से जिसकी आउटपुट करंट फ्लो होगी हमारा 160 डिग्री ऑफ अ इनपुट सिग्नल, तो उसको बोलते हैं हम क्लास सी एम्पलीफायर। क्लास सी एम्पलीफायर में हमारा जो ऑपरेशन जो होता है 160 डिग्री करंट फ्लो होता है इनपुट के। तो उसका राइट आंसर जो होगा बी ऑप्शन राइट आंसर है, क्लास सी। फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, विच कपलिंग हैज ऐसा बेस्ट फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स। विच टाइप ऑफ अ फ्रीक्वेंसी इज अ बेस्ट फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स। कौन सी हमारी जो कपलिंग यूज़ करी जाती है मल्टी स्टेज में, जब एक ट्रांजिस्टर दूसरे ट्रांजिस्टर से कनेक्ट किया जाता है तो हम उस प्रोसेस को बोलते हैं कपलिंग। कपलिंग हम तीन टाइप से करते हैं, डायरेक्ट कपलिंग, आरसी कपलिंग, ट्रांजिस्टर कपलिंग, इंडक्टर कपलिंग या ट्रांजिस्टर कपलिंग। तो हमारा डायरेक्ट कपलिंग जो होता है वो बेस्ट होता है, इसीलिए जो इसका राइट आंसर जो दिया हुआ है वो ऑप्शन ए है। नाउ मूव ऑन अ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास सिक्स क्वेश्चन, अ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर ऐसा हाई आउटपुट इम्पोर्टेंस। ट्रांजिस्टर जो एम्पलीफायर होता है उसका हाई आउटपुट इम्पोर्टेंस क्यों होता है। क्योंकि पहला ऑप्शन दिया हुआ है, एमीटर इज हैवली डाउन, कलेक्टर इज वाइडर देन एमीटर और बेस, कलेक्टर हैज रिवर्स वाइज, एमीटर हैज फॉरवर्ड वाइज। तो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कलेक्टर हैज रिवर्स वाइज। कलेक्टर जो हमारा यूज़ करते हैं वो रिवर्स वाइज में यूज़ करते हैं और एमीटर जो होता है हमारा फॉरवर्ड वाइज में यूज़ करते हैं। सेवन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेवन क्वेश्चन देता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज एन एम्पलीफायर फिगर ऑफ मेरिट। तो ऑप्शन दिया हुआ है, गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट, बीटा, अल्फा एंड टेम्परेचर। तो इसका राइट आंसर जो है वो हमारा गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट इज कंसिडर्ड एज अ एम्पलीफायर फिगर ऑफ मेरिट। एट्थ क्वेश्चन, what piece of equipment in an oscilloscope is used to indicate pulse condition in a digital logic। किस इक्विपमेंट से हम ऑस्किलोस्कोप में यूज़ करते हैं जिससे कि हम डिजिटल लॉजिक सर्किट की पल्स कंडीशन को इंडिकेट करें। तो पहला ऑप्शन दिया प्रोब, सेकंड ऑप्शन दिया टेस्ट प्रोब, तीसरा दिया कनेक्टर एंड थर्ड लास्ट ऑप्शन इज लॉजिक प्रोब। तो इसका जो राइट आंसर है वो लॉजिक प्रोब। लॉजिक प्रोब को यूज़ करके हम किसी भी डिजिटल लॉजिक सर्किट की उसकी पल्स कंडीशन को इंडिकेट करा सकते हैं इजीली ऑस्किलोस्कोप पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा लीनियर सर्किट कंपेयर करता है टू इनपुट सिग्नल को और एक डिजिटल लेवल पे उसका आउटपुट प्रोवाइड करता है इनपुट सिग्नल के रिलेशंस पे। तो इसको पहला ऑप्शन दिया हो कंपैरेटर, दूसरा दिया कंट्रोलर, तीसरा दिया हो कंप्रेसर एंड लास्ट ऑप्शन इज स्विच। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा कंपैरेटर है। कंपैरेटर हम यूज़ करते हैं किस लिए, दो क्वांटिटी होती है इनपुट सिग्नल्स, तो उसको जैसे कि किस विच वन इज ग्रेटर एंड विच वन इज लेसर, तो इसके लिए हम कंपैरेटर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, व्हाट टाइप ऑफ कपलिंग इज जनरली यूज इन पावर एम्पलीफायर। हमारे जो पावर एम्पलीफायर्स होते हैं उसमें किस टाइप की कपलिंग यूज़ की जाती है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ ट्रांसफार्मर कपलिंग,
दूसरा दिया हुआ डायरेक्ट कपलिंग, तीसरा दिया हुआ आरसी कपलिंग एंड द लास्ट ऑप्शन इंडक्टिव कपलिंग। तो ट्रांसफार्मर जो ये यूज़ किया जाता है पावर एम्पलीफायर में। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच एम्पलीफायर हुज आउटपुट करंट फ्लो फॉर अ एंटायर साइकिल। ऐसा कौन सा एम्पलीफायर होता है जिसका करंट जो फ्लो होता है पूरी साइकिल के लिए फ्लो होता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है क्लास ए, क्लास बी एंड सी ऑप्शन दिया हुआ क्लास सी एंड डी ऑप्शन इज क्लास ए बी। तो इसका राइट आंसर है क्लास ए। क्लास ए एम्पलीफायर में जो होती है हमारी करंट जो फ्लो होती है एंटायर साइकिल के लिए होती है, पूरी साइकिल के लिए हमारा करंट फ्लो होता है। क्लास बी में जो इफिशियंसी होती है 78.5% इफिशियंसी होती है, जो कि हाफ साइकिल के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। 12वां क्वेश्चन, द कपलिंग कैपेसिटर सीसी मस्ट बी लार्ज इनफ टू इन आरसी कपलिंग स्कीम। जो हमारा कपलिंग कैपेसिटर यूज़ करते हैं हमारी आरसी कपलिंग स्कीम में, वो लार्ज क्यों कर रखा जाता है। उसका पहला ऑप्शन दिया हुआ है पासिस डीसी बिटवीन द स्टेजेस, एक स्टेज से दूसरे स्टेज में डीसी को पास करने के लिए। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है डिसिपेट हाई पावर को रिलीज करने के लिए। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है प्रिवेंट एटेन्यूएशन ऑफ लो फ्रिक्वेंसीज का एटेन्यूएशन को कम करने के लिए। लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है हाई फ्रिक्वेंसी के एटेन्यूएशन को कम करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि लो फ्रिक्वेंसीज के एटेन्यूएशन को कम करने के लिए हम कपलिंग कैपेसिटर की वैल्यू हाई रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डीसी एंड एसी लोड लाइन। जो हमारे ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम पढ़ते हैं तो उसमें एक ऑप्शन आता है, ऑप्शन नहीं उसमें एक पॉइंट होता है जो कि हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स में एसी और डीसी लाइन के बीच में एक इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। तो उस इंटरसेक्शन क्या कहते हैं तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया हुआ ऑपरेटिंग पॉइंट, दूसरा दिया हुआ कट ऑफ पॉइंट एंड सी ऑप्शन दिया हुआ सेचुरेशन पॉइंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑपरेटिंग पॉइंट है, जिसको क्यूसेंट पॉइंट भी बोलते हैं और क्यू पॉइंट भी इसे बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, एन ऑक्सीलेटर प्रोड्यूसेस ऑक्सीलेशन। कोई ऑक्सीलेटर किस टाइप के ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस करता है। पहला ऑप्शन दिया डैम्प्ड, दूसरा ऑप्शन दिया मॉड्यूलेटेड, सी ऑप्शन दिया हुआ है अनडैम्प्ड, डी दिया हुआ है साइनसोडियल। साइनसोडियल रिलीज करता है या अनडैम्प्ड रिलीज करता है, मॉड्यूलेटेड रिलीज करता है या डैम्प्ड रिलीज करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो अनडैम्प्ड, क्योंकि हमारा जो ऑक्सीलेटर जो ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस करता है वो अनडैम्प्ड प्रोड्यूस किया जाता है। 15 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द ऑपरेटिंग पॉइंट इन अ कैरेक्टरिस्टिक कर्व कॉल्ड। तो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। जो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट में व्हाट इज द ऑपरेटिंग पॉइंट इन अ कैरेक्टरिस्टिक कर्व कॉल्ड। जो ऑपरेटिंग पॉइंट हमारा कैरेक्टरिस्टिक ट्रांजिस्टर की होती है उसको क्या बोलते हैं। अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया क्यूसेंट पॉइंट, लोड पॉइंट, बाइसिंग पॉइंट एंड सैचुरेशन पॉइंट। तो इसका लास्ट आंसर जो करेक्ट आंसर है वो हमारा क्यूसेंट पॉइंट है, ऑप्शन नंबर ए, जिसको हम क्यू पॉइंट भी बोलते हैं, क्यूसेंट पॉइंट भी बोलते हैं और ऑपरेटिंग पॉइंट भी बोलते हैं। 16 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16 क्वेश्चन दिया हुआ ऑक्सीलेटर्स ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। किस प्रिंसिपल पे हमारा ऑक्सीलेटर ऑपरेट किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ पॉजिटिव फीडबैक, सेकंड दिया हुआ नेगेटिव फीडबैक, सी दिया हुआ सिग्नल फीड थ्रू, डी एटेन्यूएशन। तो इसका राइट आंसर दिया हुआ पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक हम यूज़ करते हैं अपने ऑक्सीलेटर को ऑक्सीलेशन जनरेट करने के लिए, जो कि ऑक्सीलेशन जो जनरेट होता है वो इंस्टेबिलिटी को इंक्रीज़ कर देता है। और जो हमारा जो हाई क्यू जो होता है, सबसे बेस्ट जो ऑक्सीलेटर होता है वो हमारा होता है क्रिस्टल ऑक्सीलेटर। क्रिस्टल ऑक्सीलेटर हाई क्यों होता है, क्योंकि उसका क्यू जो होता है बहुत हाई होता है और इसमें ऑक्सीलेशन जो है स्टेबल रहते हैं। इसीलिए हमारा जो स्टेबल ऑक्सीलेटर सबसे बढ़िया ऑक्सीलेटर माना जाता है वो क्रिस्टल ऑक्सीलेटर माना जाता है। 17 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्लास ए एम्पलीफायर द आउटपुट सिग्नल। क्लास ए एम्पलीफायर में क्या आउटपुट सिग्नल क्या होता है। डिस्टॉर्टेड आता है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है सेम एस इनपुट की तरह ही आता है। सी ऑप्शन दिया हुआ क्लिप्ड, डी ऑप्शन दिया हुआ है स्मॉलर इन एम्पलीट्यूड देन द इनपुट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, द सेम एस द इनपुट। जैसा इनपुट होता है वैसे ही आउटपुट हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट हैपन इफ अ इनपुट कैपेसिटर ऑफ अ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इज शॉर्ट सर्किट। जब हमारा जो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर होता है यदि उसका इनपुट ट्रांजिस्टर जो है शॉर्ट सर्किट हो जाए तो हमारी परफॉर्मेंस पे क्या
इफेक्ट पड़ेगा। पहला ऑप्शन देखते हैं, बाइसिंग कंडीशन विल बी चेंज। सेकंड ऑप्शन दिया है कि हमारी बाइसिंग कंडीशन चेंज हो जाएंगी, ट्रांजिस्टर डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है सिग्नल बेस तक नहीं पहुंचेगा। और लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है बाइसिंग विल स्टेबलाइज, बाइसिंग जो हमारी स्टेबलिश रहेगी। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, बाइसिंग कंडीशन जो है चेंजेस हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ कि विच इज यूज टू स्टेब्लिश अ फिक्स लेवल ऑफ अ करंट और अ वोल्टेज इन अ ट्रांजिस्टर। किस को स्टेब्लिश किया जाता है कि हमारा करंट और वोल्टेज जो है ट्रांजिस्टर में फिक्स लेवल तक रहे। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ वाइसिंग, वाइसिंग दिया हुआ है। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ लोडिंग। थर्ड ऑप्शन दिया है लोड लाइन। डी ऑप्शन दिया हुआ है कपलिंग। तो इसका जो राइट आंसर जो दिया हुआ है वो हमारा है वाइसिंग। वाइसिंग को हम यूज़ करते हैं जिससे कि हमारी करंट और वोल्टेज जो है ट्रांजिस्टर में फिक्स रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विच पावर एम्पलीफायर हैज़ हाईएस्ट कलेक्टर एफिशिएंसी। कौन सा पावर एम्पलीफायर की सबसे ज़्यादा कलेक्टर एफिशिएंसी होती है। पहला ऑप्शन दिया क्लास ए, सेकंड ऑप्शन दिया क्लास बी, तीसरा ऑप्शन दिया क्लास बी एंड डी ऑप्शन दिया क्लास ए बी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्लास सी एम्पलीफायर है जिसकी हाईएस्ट कलेक्टर एफिशिएंसी होती है। 21 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कौन सा नॉन लीनियर टाइप एम्पलीफायर है। सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ था वो हमारा क्वेश्चन ये था कौन सा लीनियर एम्पलीफायर है। तो उसमें ऑप्शन था क्लास ए और क्लास बी। क्लास ए और क्लास बी में से हमारा कोई भी लीनियर एम्पलीफायर होता है। और यहाँ क्वेश्चन अपोजिट पूछा क्या है कि नॉन लीनियर एम्पलीफायर कौन सा होता है। तो नॉन लीनियर एम्पलीफायर कौन सा होता है, तो इसमें दिया हुआ है पहला ऑप्शन दिया क्लास सी, सेकंड ऑप्शन दिया है क्लास ए बी, तीसरा ऑप्शन दिया क्लास बी, डी ऑप्शन दिया हुआ क्लास ए। तो वहाँ ऑप्शन था इधर ए और बी, या तो क्लास ए होगा या तो क्लास बी होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ नॉन लीनियर एम्पलीफायर जो हमारा है वो क्लास बी है। तो क्लास ए जो हमारा लीनियर एम्पलीफायर की तरह यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 22 क्वेश्चन में दिया हुआ है ए एम ट्रांसफार्मर को सील्डेड किया जाता है। ए एम ट्रांसफार्मर को हम सील्डेड क्यों करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ऑप्शन दिया हुआ है एम्पलीफायर को कूल करने के लिए। दूसरा दिया हुआ इंडक्शन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से अलग करने के लिए, रस्टिंग के से बचाने के लिए और इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए। तो हमारे चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन में हमारा जो सही आंसर है वो हमारा आंसर है बी, प्रिवेंट द इंडक्शन, इंडक्शन को मैग्नेटिक फील्ड से बचाने के लिए हम जो है सील्डेड करते हैं ई एम ई एफ ट्रांसफार्मर को। 23 क्वेश्चन, एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन इज अदरवाइज नोन एज। एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन को हम और क्या बोलते हैं। एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन को हम बोलते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है इंटरमॉड्यूलेशन, सेकंड ऑप्शन हार्मोनिक, तीसरा ऑप्शन फेज, तीसरा ऑप्शन रेसोनेंट। तो हम एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन को जो बोलते हैं अदर टाइप के डिस्टॉर्शन को, तो उसे बोलते हैं हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। हार्मोनिक डिस्टॉर्शन हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्वेश्चन दिया हुआ बाट रिप्रेजेंट कॉमन एमीटर सिग्नल इनपुट रेजिस्टेंस। कॉमन एमीटर सिग्नल, कॉमन एमीटर स्मॉल सिग्नल इनपुट इम्पीडेंस को हम किससे शो करते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ एच आई ई, सेकेंड दिया हुआ एच एफ ई, तीसरा दिया हुआ एच आई वी और डी ऑप्शन दिया हुआ एच ओ ई, एच ओ ई। ठीक है, एच ओ ई, एच ओ ई। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा 24 क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर ए होगा, एच आई ई। एच आई ई जो है हमारा राइट आंसर है जो कि हम यूज़ करते हैं कॉमन एमीटर स्मॉल सिग्नल इनपुट इम्पीडेंस के लिए। अब 25 क्वेश्चन दिया हुआ है। 25 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 25 क्वेश्चन बोल रहा है कि एयर इज नॉट सेंसिटिव टू दिस टाइप ऑफ डिस्टॉर्शन। हमारा जो कान है वो कुछ टाइप के डिस्टॉर्शन के लिए सेंसिटिव नहीं होता है। पहला ऑप्शन दिया फ्रीक्वेंसी, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ एम्पलीट्यूड, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ हार्मोनिक और लास्ट ऑप्शन दिया हुआ फेस। जो हमारा जो कान जो होता है वो हमारे फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन के लिए सेंसिटिव नहीं होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 26,
26 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्लास सी इज एन एम्पलीफायर हुज आउटपुट करंट फ्लो फॉर। क्लास सी एक एम्पलीफायर होता है जिसका आउटपुट करंट फ्लो होती है। पहला ऑप्शन दिया हुआ लेस देन द वन हाफ ऑफ द एंटायर इनपुट साइकिल, इनपुट साइकिल के आधे से कम। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है फुल इनपुट साइकिल। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है डबल द इनपुट साइकिल एंड थर्ड ऑप्शन इज वन हाफ से ज़्यादा और एंटायर इनपुट से कम। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक है, क्योंकि हमारी जो इसमें जो आउटपुट जो निकलती है क्लास सी एम्पलीफायर की जिसमें आउटपुट करंट फ्लो होता है वो हमारी एंटायर साइकिल से हाफ से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 27 क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि गेन विदाउट फीडबैक से और फीडबैक फैक्टर जो है हमारे ए और बीटा रेस्पेक्टिवली है तो गेन नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है। तो इन्होंने बताया है आपका गेन पूछा गया है, विदाउट फीडबैक दिया जा रहा है कि फैक्टर जो है अल्फा ए और बीटा रेस्पेक्टिवली हैं। गेन को बताना है नेगेटिव फीडबैक में। नेगेटिव फीडबैक में गेन फाइंड करने के लिए सबसे आसान तरीका ए इक्वल टू ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा, ये जो होता है हमारा गेन होता है नेगेटिव फीडबैक में। तो इसको देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, कलेक्टर करंट इज इन अ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इज इक्वल टू। कलेक्टर करंट जो होती है हमारी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में किसके बराबर होती है। पहला ऑप्शन जो है अल्फा टाइम्स एमीटर करंट प्लस लीकेज करंट। सेकंड ऑप्शन दिया अल्फा टाइम्स बेस करंट प्लस लीकेज करंट। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ बीटा टाइम्स एमीटर करंट प्लस लीकेज करंट। और लास्ट ऑप्शन दिया हुआ बीटा टाइम्स कलेक्टर करंट प्लस लीकेज करंट। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा हमारा जो क्या बोलते हैं कलेक्टर करंट आईसी। आईसी जो होती है हमारी कॉमन बेस के कॉन्फ़िगरेशन में, कॉमन बेस के कॉन्फ़िगरेशन में जो आईसी जो होगी हमारा अल्फ़ा आई ई प्लस आई सेचुरेशन, ये जो है हमारा होगा हमारी जो करंट होगी आई सी इक्वल टू अल्फ़ा आई प्लस आई सेचुरेशन। आई सेचुरेशन का मतलब यहाँ आई लीकेज करंट है, लीकेज करंट भी इससे बोल सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर जो दिया हुआ है वो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए अल्फ़ा टाइम्स ईदर करंट इमीटर करंट प्लस लीकेज करंट। 29 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस इज़ नॉट अ बेसिक बीजेटी एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन। इसमें से कौन सा एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है जो हमारा कॉमन बीजेटी का एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन है। तो देख लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन से होते हैं हमारे ट्रांजिस्टर में और बीजेटी में। तो पहला कॉन्फ़िगरेशन होता है हमारा कॉमन बेस। सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन होता है कॉमन कलेक्टर। थर्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है कॉमन एमीटर। तो तीनों कॉन्फ़िगरेशन होंगे तो चौथा कॉन्फ़िगरेशन जो होगा इसमें वो रॉन्ग आंसर होगा। तो पहला कॉमन बेस ये भी सही है, कॉमन कलेक्टर ये भी सही है और डी ऑप्शन जो है कॉमन कलेक्टर ये भी सही है। तो हमारा पहला ऑप्शन दिया हुआ कॉमन ड्रेन। कॉमन ड्रेन जो है हमारा मॉसफेट का कॉन्फ़िगरेशन है तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि हमारे मॉसफेट में तीन कॉन्फ़िगरेशन होते हैं कॉमन सोर्स, कॉमन गेट एंड कॉमन ड्रेन। ये मॉसफेट के और ये हमारा बीजेटी के कॉन्फ़िगरेशन है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 जो दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ अ कलेक्टर लोड रेजिस्टेंस इन अ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इज द आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ अ ट्रांजिस्टर। तो कलेक्टर लोड रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ अ ट्रांजिस्टर से क्या रिलेशन होता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ इक्वल टू आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ अ ट्रांजिस्टर। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ मोर देन आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ अ ट्रांजिस्टर। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है लेस देन आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ अ ट्रांजिस्टर एंड डी इज नॉट रिलेटेड। कोई भी रिलेशन नहीं होता है आउटपुट और लोड इनपुट रजिस्टर के बीच में। तो इसका जो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या दिया हुआ लोड रेजिस्टेंस आर एल, आर एल इज नॉट, आर एल इज लेस देन आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ अ ट्रांजिस्टर आर ओ। आर ओ जो है हमारा आउटपुट इम्पीडेंस है, आर एल जो हमारा कलेक्टर के कलेक्टर लोड रेजिस्टेंस है ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31।
व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ आरसी और ट्रांसफार्मर कपलिंग। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि हमारा जो पर्पस क्या है आरसी और ट्रांसफार्मर कपलिंग को आखिरकार करते क्यों हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है ब्लॉक करने के लिए एसी को, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है सेपरेट द वाइस ऑफ वन स्टेज फ्रॉम अनदर, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है टू इंक्रीज द थर्मल स्टेबिलिटी, लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है डीसी को ब्लॉक करने के लिए। ये चार ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं। इन चार ऑप्शंस में से जो एक राइट आंसर जो दिया हुआ है, तो राइट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर है, क्योंकि हम कपलिंग जो करते हैं, ट्रांजिस्टर होता है ये एमीटर हो गया, ये हो गया, एक ट्रांजिस्टर हमारे पास ये है, दो ट्रांजिस्टर हैं। इन ट्रांजिस्टरों को कपलिंग करने के लिए ये डायरेक्ट कपलिंग है। यदि आर और सी का हम कम्बिनेशन लगा रहे हैं तो इसे आर सी कपलिंग बोलते हैं। यदि हम ट्रांजिस्टर के ट्रांसफार्मर के थ्रू इसको कपलिंग करें तो हम इसे बोलते हैं ट्रांसफार्मर कपलिंग। मेनली जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिक कपलिंग होती है वो तीन टाइप की होती है, डायरेक्ट, आरसी एंड ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर कपलिंग इज यूज फॉर अ पावर एम्पलीफायर। ट्रांसफार्मर कपलिंग हम पावर एम्पलीफायर के लिए यूज़ करते हैं, और सिंपल सर्किट्स के लिए हम आरसी कपलिंग या डायरेक्ट कपलिंग यूज़ करते हैं। क्योंकि बेस्ट जो कपलिंग होती है हमारी डायरेक्ट कपलिंग होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, टू सेपरेट द वाइस ऑफ वन स्टेज टू अनदर स्टेज। एक स्टेज से दूसरे स्टेज का वाइस को सेपरेट करने के लिए हम कपलिंग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, द बैंडविड्थ ऑफ अ सिंगल स्टेज एम्पलीफायर। सिंगल स्टेज एम्पलीफायर की बैंडविड्थ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर से क्या रिलेशन होता है। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया बराबर होती है, दूसरा दिया हुआ कम होती है, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ मोर देन ज़्यादा होती है, और लास्ट ऑप्शन दिया हुआ इंडिपेंडेंट होती है, कोई भी एक दूसरे से रिलेशन नहीं होता है। तो इसका आंसर देखते हैं। आंसर जो दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। सी दिया हुआ, सी कैसे दिया हुआ देखते हैं। बैंडविड्थ जो होगी, लेट द बैंडविड्थ ऑफ सिंगल स्टेज एम्पलीफायर इज बी, और मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में जो बैंडविड्थ जो होती है, बैंडविड्थ जो होती है इससे इंक्रीज होती है। तो बैंडविड्थ ऑफ सिंगल स्टेज एम्पलीफायर इज लेस देन बैंडविड्थ ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। मल्टी स्टेज एम्पलीफायर से और सिंगल स्टेज एम्पलीफायर से जो उसकी बैंडविड्थ होती है वो कम होती है। सिंगल स्टेज की मल्टी स्टेज से कम होगी, क्योंकि उसमें बहुत से स्टेज लगे हुए होते हैं। मल्टी स्टेज में एक होता है, उसमें सिंगल स्टेज के सिंगल ट्रांजिस्टर यूज करते हैं एम्पलीफायर की फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन और अ होल टू पास फ्रॉम एमीटर टू करंट कलेक्टर। कलेक्टर से एमीटर से कलेक्टर तक पहुंचने के लिए क्या टाइम टेकन, उस टाइम को क्या बोलते हैं। पहला ऑप्शन दिया ट्रांजिट टाइम, सेकंड दिया रिकम्बिनेशन टाइम, तीसरा दिया ट्रांजिएंट टाइम, लास्ट ऑप्शन है ड्यूटी साइकिल। तो इसका जो राइट आंसर जो दिया हुआ है वो हमारा दिया हुआ है ट्रांजिट टाइम। ट्रांजिट टाइम हम बोलते हैं तो हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन एमीटर से कलेक्टर तक पहुंचता है, उसके बीच में जो टाइम लगता है उसको ट्रांजिट टाइम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन दिया हुआ है, गुड स्टेबिलिटी यूज करने के लिए नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर में ए बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए। पहला ऑप्शन दिया हुआ है गुड स्टेबिलिटी, हमें स्टेबिलिटी अच्छी चाहिए, तो ए बी की वैल्यू चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ इक्वल टू और 1, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है एक से बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ एक से कम होनी चाहिए, और लास्ट ऑप्शन दिया हुआ जीरो होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। हमारी जो जैसे जैसे स्टेबिलिटी फैक्टर इंक्रीज होगा वैसे वैसे स्टेबिलिटी हमारी बढ़ेगी। जैसी बात स्टेबिलिटी फैक्टर बढ़ेगा तो जैसी बात स्टेबिलिटी फैक्टर बढ़ेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और स्टेबिलिटी कब बढ़ेगी और स्टेबिलिटी वेक्टर कब बढ़ेगा, जब हमारा ए बी की वैल्यू ज़्यादा होगी। ए बी की वैल्यू कम होगी और उतनी स्टेबिलिटी कम होगी। 35वां क्वेश्चन, द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक वेव फिल्टर वाज ओरिजिनेटेड बाय। द बेसिक कॉन्सेप्ट जो दिया था इलेक्ट्रिक वेव फिल्टर का, जो किसके द्वारा दिया, कैंपेल एंड बैगनर, सेकंड दिया नॉर्थन, तीसरा दिया फॉस्टर, एंड लास्ट ऑप्शन है बॉडे एंड डार्लिंगटन। तो इसका जो राइट आंसर है कैंपेल एंड बैगनर। कैंपेल एंड बैगनर ने इसका जो है उत्पत्ति की थी, ऑरिजिनेटेड किया था। क्वेश्चन नंबर 36 एंड 37, 36 और 37 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला 36 में दिया हुआ कौन सा कन्जुगेशन का सबसे कम करंट गेन होता है, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमिटर एंड कॉमन फॉलोअर, और जिसे बोलते हैं एमिटर फॉलोअर भी। तो इसका राइट आंसर है कॉमन बेस। कॉमन बेस में जो होता है सबसे कम हमारा करंट गेन होता है।
सबसे ज़्यादा जो गेन होता है वो हमारा एमीटर में होता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन में हम कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, 37 क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी फेज रिवर्सेबल नहीं होता है? तो इसका जो राइट आंसर दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, बोथ ए एंड बी, कॉमन बेस एंड कॉमन एमीटर में जो आउटपुट मिलता है वो हमारा इन फेस मिलता है। देयर इज नो फेस चेंजेस इन द आउटपुट ऑफ द कॉमन बेस एंड कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। कॉमन एमीटर और कॉमन बेस में कोई हमारा फेस चेंज नहीं होता है, और कॉमन कलेक्टर में हमारा 180 डिग्री का फेस चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, द नंबर ऑफ स्टेजेस दैट कैन बी डायरेक्टली कपल्ड इज लिमिटेड बिकॉज। हम नंबर ऑफ स्टेजेस को डायरेक्टली कपल्ड में लिमिटेड क्यों होता है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ चेंज इन टेम्परेचर कैन काउज थर्मल स्टेबिलिटी। टेम्परेचर में चेंज होगा तो हमारा थर्मल इंस्टेबिलिटी हो सकती है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है सर्किट बिकम हैविली एंड कॉस्टली, सर्किट बड़ा हो जाएगा और हमारा कॉस्टली हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ डिफ़िकल्ट टू वाइस द सर्किट, सर्किट को वाइस करने में थोड़ी परेशानी होगी। लास्ट ऑप्शन दिया हुआ सर्किट रेजिस्टेंस बिकम टू लार्ज, सर्किट का जो रेजिस्टेंस ओवरऑल रेजिस्टेंस होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो पहला ऑप्शन है, टेम्परेचर चेंज होगा, थर्मल स्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी उत्पन्न हो जाएगी। लास्ट इन 39 क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है द इनपुट कैपेसिटर इन एम्पलीफायर इज कॉल्ड। जो एम्पलीफायर में जो इनपुट कैपेसिटर होता है उसे क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन पहला दिया हुआ कपलिंग कैपेसिटर, दूसरा दिया हुआ स्ट्रे, तीसरा दिया हुआ बाईपास एंड लास्ट ऑप्शन इज इलेक्ट्रोलाइटिक। इसका जो राइट आंसर है कपलिंग कैपेसिटर। कपलिंग कैपेसिटर उसे बोलते हैं जो कि हमारा इनपुट पर लगा होता है एम्पलीफायर के। ठीक है, तो ये रहे आज के 40 क्वेश्चंस जो हुए हैं इसमें, जो कि टॉप 40 क्वेश्चंस हैं, ये आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। यदि आपको अच्छी लगी वीडियो तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। वहाँ पर रेगुलरली क्विज मिलती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स क्वेश्चंस, इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।